और हम लोग जंगल राज से फिर बिहार को एक सुशासन की तरफ ले। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। इन्हीं लोगों ने कहा कि देश तबाह हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी असली खेला बाकी है। अब ये सोचेंगे कि भ्रष्टाचार भी हम करेंगे और भ्रष्टाचार करने के बाद हम बच भी जाएंगे। तेजस्वी यादव को लगातार ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए। तो जो गलती करेंगे उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। मजबूत सिपाही की तरह हम अपने बूथ पे, अपने क्षेत्र पे खड़े रहेंगे। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, बिहार में जाति कार्ड खेल दिया जाता है था और बूथ लुटाता था। उस समय उन्होंने सरकार बना लिया, वो आज भी बना लेंगे जाति के नाम पे। इस बार एनडीए बिहार में अपने 40 के 40 सीटों जीतने जा रही है। और बीजेपी सिर्फ राम मंदिर बनवाकर कहती है कि हमने ये किया। पहला सिग्नेचर करेंगे वो 5 लाख रोजगार का, 5 लाख या 10 लाख कुछ रोजगार था, उसको उनको करना था, पेन भुला गया था। बिहार में बहार है, एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार है। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 9 टीवी नेटवर्क। जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ छोड़ एनडीए का दामन थामा है, बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी असली खेला बाकी है। खैर, क्या है वो असली खेला, वो तो वक्त ही बताएगा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता और बिहार प्रदेश मंत्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी मौजूद है। आइए हम इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है और बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? बिहार में किसी को लोकतंत्र में जनमत मिला था, हम लोग साथ चुनाव लड़े थे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम जहाँ थे वहीं वापस चले आए और हम साथ में लड़े थे। साथ में भारतीय जनता पार्टी के 2 जुझारू कार्यकर्ता जो बिहार के विकास के लिए, बिहार में सुशासन के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते आए हैं, अपने युवाओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए, अपने किसानों के लिए। आज वो 2 मुख्यमंत्री बन के गए हैं और मनोनीत हुए हैं, चुना गया है उनको विधानमंडल दल का नेता। हम सबकी बहुत आशाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही नहीं, पूरे बिहार की बहुत आकांक्षाएं हैं और हम कटिबद्ध हैं कि बिहार की जनताओं की आकांक्षाओं को हम डिलीवर करेंगे। आपने देखा होगा जिस तरह से अपने पहले अभिभाषण में या शपथ ग्रहण या अपने पदभार ग्रहण करते समय आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने रोड मैप बताया युवाओं के लिए, रोजगार को लेके, वो अपने आप में अनपैरेलल है, उसकी चर्चा कभी हुई नहीं थी। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग सुशासन की बात करते हैं और हम लोग जंगल राज से फिर बिहार को एक सुशासन की तरफ लेके जाएंगे, उसी की तैयारी। जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव को लगातार ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए और महागठबंधन के नेता का कहना है कि ये बीजेपी का राजनीतिक साजिश है। क्या कुछ कहिएगा इस पर? महागठबंधन के घटक दलों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो उसमें कांग्रेस आपको दिखेगा। मुझे लगता है कि लालू जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे जो पहला केस हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी। एक दृश्य आपको और याद दिलाना चाहूंगा मैं कि एक अध्यादेश और एक बिल ड्राफ्ट हुआ था जिसपे एक तरह से इशारा लालू जी को ही के ऊपर ही था कि इनको बचाने के लिए था। उसको फाड़ के, मतलब उसमें चर्चा होनी बाकी थी और संविधान का एक बनाया हुआ बिल को उन्होंने लालू जी की तरफ इशारा करते हुए, जो आज उनके घटक दल है महागठबंधन के, इंडी तो खैर बचा नहीं अब, उसको फाड़ के उन्होंने फेंक दिया था पूरे नेशनल मीडिया के सामने। ये कहना कि बीजेपी इसकी दोषी है या बीजेपी सरकार एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन देखना ये चाहिए और तेजस्वी जी और उनके साथियों को एक बार जरूर ये जानना चाहिए कि उनके ऊपर पहला एफआईआर कब हुआ। चारा घोटाला में उनके ऊपर नामित एफआईआर और केस करने वाले कौन लोग थे, उस समय सरकार किसकी थी, पहली बार उन पे जेल जाने की नौबत उनकी कब आई, वो देख लेना चाहिए। लेकिन अब ये सोचेंगे कि भ्रष्टाचार भी हम करेंगे और भ्रष्टाचार करने के बाद हम बच भी जाएं और किसी ना किसी सरकार का नाम लगा दें, ये तो बहानेबाजी है। ये केंद्र में आज एक गरीब के बेटे की सरकार है जो गरीबों तक पैसा पहुंचाना चाहती है और आज केंद्रीय एजेंसियां चाहे ईडी हो, कोर्ट में है, कोर्ट से बार बार आपको सजा मिल चुका है, ऐसा तो नहीं है, कोर्ट ने भी सजा दिया आपको, मामला सिर्फ ईडी तक का तो है नहीं। तो जो गलती करेंगे उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तरीके से आप नवीनगर विधानसभा का लगातार दौरा करते हैं, बीते 4 सालों में आपको नवीनगर विधानसभा में कितना विकास होते हुए नजर आ रहा है? मेरे लिए, मेरे नजर में, मेरे तो कर्म भूमि है, मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। मेरे नजर में तो मैं जितना भी नवीनगर में कर पाऊँ उतना कम ही रहेगा और कुछ काम हुआ है एनटीपीसी के माध्यम से, चाहे अपने केंद्र सरकार की जो रोड सड़कें बन रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो रोड बन रही है, अभी जो रेलवे फुटओवर बनना है, रेलवे ब्रिजेस जो बनने हैं, वो सब काम अपना चल रहा है।
मुझे लगता है कि अभी संघर्ष करना और बाकी है। हमारा अभी और एफर्ट लगना बाकी है उसमें। और मैं कटिबद्ध हूँ, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि वहाँ मेरे से जो हो सकेगा, मेरी पार्टी से जो हो सकेगा, हम लोग आगे बढ़ के उस पे काम करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में नवीनगर विधानसभा से बीजेपी के चेहरा आप हो सकते हैं। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी निर्णय करती है इसमें। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को या हमारे या घटक दल के किसी भी कार्यकर्ता को अगर पार्टी निर्णय लेती है, तो हम लोग गाड़ी पे बैठ के हम लोग चुनाव के प्रचार में लग जाते हैं। 2015 में पहली बार बाबूजी चुनाव लड़े थे वहाँ पे। उसके बाद चुनाव और भी लोगों ने लड़ा है। हम लोगों ने एक मजबूत एनडीए के सिपाही की तरह एक आज तक उँगली को नहीं उठा सकता है। हम लोगों ने मजबूती से वहाँ पे अपने घटक दलों का प्रचार किया है और मजबूत सिपाही की तरह हम अपने बूथ पे, अपने क्षेत्र पे खड़े रहेंगे, अपने सारे समर्थकों के साथ रहेंगे। आशा तो सबकी होती है। भारतीय जनता पार्टी की आशा रही कि हम बिहार में अपनी सरकार बनाएं और आगे आने वाले समय में होगा भी। लेकिन ये पार्टी का निर्णय होगा और पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। विधानसभा जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के दिलों को जीतना, दिलों में जगह बनाना, ये हमारा संकल्प है और वो हम सदैव करते रहेंगे। नवीनगर विधानसभा का दौरा करते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव में करीबन 2 साल का वक्त बचा हुआ है। आप लगातार भ्रमण करते होंगे, तो उसमें आपको कुछ समस्या नजर आता होगा नवीनगर विधानसभा का। अभी किन मुख्य समस्याओं से वो वर्तमान विधायक को आप अवगत कराना चाहेंगे, जो अगर उनके जानकारी में हो जाए तो वो जनता को निजात दिला पाएँ? नहीं, माननीय विधायक जी को हम क्या ही अवगत कराना चाहेंगे। कुछ विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं, जैसे रेल ठहराव का एक विषय था। उसके साथ में छोटी-छोटी समस्याओं जो कि बहुत बड़ा विकराल रूप लेती हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है वहाँ पे कि लोगों से मिलने के दौरान ये जानकारी हमें मिलती है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना। जो पात्रक हैं उनका भी नहीं बना। लिस्ट में नाम है, उनको जानकारी नहीं है कि मिल जाए। अभी हम लोगों ने विशेष परिस्थिति में और विशेष व्यवस्था करके हम लोग पंचायत शिविर लगा के गाँव में वहाँ कैंप लगा के हम लोग लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हमारे संस्था में आए, कहीं जाए। संस्था की बात राजनीति में नहीं होती है। वो जिस परिवार के पास प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ 5 लाख हर साल खर्च करने का कार्ड अगर हो जाता है, वो देश में कहीं भी अपना इलाज करा सकता है। 5 लाख वैसे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग वैसे हर एक पंचायत में कैंप लगा के प्रचार करके और कार्ड बनाने का काम चालू है। अभी तक लगता है 1,500-2,000 कार्ड बन भी चुके हैं। बाकी और चालू है, ठंड ज़्यादा था, इस समय रुझान थोड़ा कम रहा। अब सेकंड फेज़ को हम फिर से चालू करेंगे। उसके साथ में आई कैंप वगैरह के माध्यम से हम सारे लगे रहते हैं। एनटीपीसी के माध्यम से जो मई में पीएससी बना था, उस पे भी हम लोगों ने शुरू कर दिया धीरे-धीरे कोलैबोरेशन करके एनटीपीसी और बिहार सरकार के साथ में। उसको अडॉप्ट करके हम लोग ग्रेजुअली उस पे काम शुरू कर रहे हैं। तो काम तो एक विधानसभा में और काफ़ी पीछे छूट गया था मेरा नवीनगर। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि हमारे पिताजी आदरणीय माननीय पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह जी जब राज्यसभा चुने गए, तो अपने फंड का लगभग 70 से 80% पैसा ऐच्छिक फंड जो होता है राज्यसभा का, वो उन्होंने नवीनगर में ही लगाया। चुनाव हारने के बाद भी हमारा फोकस वही रहा क्योंकि चुनाव लड़ना ही 5 साल में आने वाला एक फिनोमिना है चुनाव। आपने लोगों से वादा किया है, आपने लोगों ने आपका साथ दिया है, आपको विश्वास दिखाया है। तो चुनाव आएँगे, चुनाव जाएँगे। लोगों के साथ संबंध जो हमारा है, वो अब जन्म-जन्मांतर का हो गया। वो अब छूटने वाला नहीं है। उनकी लड़ाई को, उनके सुख-दुःख को, उनकी ज़रूरतों को हम लोग हर तरीके से मान-सम्मान देंगे और हमसे जितना बन पाएगा, हम सब लोगों से जितना बन पाएगा, हम उसका निवारण करेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आ गए हैं, तो वर्तमान जो लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है, बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है नीतीश कुमार को आने से और कितने सीट इस बार बीजेपी ला सकती है बिहार से लोकसभा? बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और इस बार एनडीए बिहार में अपने 40 से 40 सीटों जीतने जा रही है और जो श्री राम लल्ला का जो अभी माहौल पूरे देश में है, हर गांव में, हर शहर में, हर बूथ पे आज जो माहौल है, उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो जमीन पे उतरी हैं, जो गरीबों के परिवार से जोड़ के अपने आप को वो अपने परिवारजन जो कहते हैं, वो आज गरीबों के दिल में बसे हुए हैं। तो अब मुझे लगता नहीं कि बिहार में तो 40 की 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन आप लिख के रख लीजिए कि आने वाला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की अप्रत्याशित जीत होने जा रही है।
देश ने वैसा विजय देखा नहीं होगा, उतनी संख्या लोकसभा में एक पार्टी को और एक गठबंधन को देखा नहीं होगा, वो होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जुड़ के आपके चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। आज वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के साथ में, हमारे सहयोगियों के साथ में है। तो 40 के 40 सीट इस लोकसभा में हम लोग बिहार में जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या कहिएगा इस पर? बुराई क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कौन सी खराब चीज होगी? हम बाहर के हर एक चीज को अडॉप्ट करते रहे और अपने घर को गाली देते रहे, कोसते रहे, वैसे तो नहीं चलेगा ना। हमारे देश में बहुत सारी, पूरा हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज हमने उसको कोस कोस के हमने इस हालत में देश को ला दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब विश्व में जाते हैं, तो हमारे जो पासपोर्ट जो है, हमारे कोई भी लोग जो बाहर जाते हैं, आज इस पासपोर्ट को बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि भारत एक सशक्त देश है। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं, ये आस्था की बात है। हमारी आस्था हमारे देश में कितना है, अपने देश की कितनी पूजा और सेवा कर सकते हैं, आज उसका मामला आया हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज हमारे देश के बच्चों के नस नस में भरते जा रहा है। धर्म का मामला कहाँ है? धर्म तो लोगों ने, हमारे आसपास के विधायकों को आप कवर भी करते हैं, लोग क्या धर्म के बारे में बोलते हैं आप देखते हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात है, तो ये हमारा टॉलरेंस ही है, सहिष्णुता जिसको कहते हैं, ये वो हमारा टॉलरेंस है कि हम फिर भी हम यही कहते हैं कि भगवान उन्हें माफ कर देना। हम वो नहीं जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो आज तो पिछले सरकार में शिक्षा मंत्री थे, आज कहते हैं कि हमने बहुत नौकरियां दे दी। कभी कहते थे रामचरितमानस फाड़ देना चाहिए, रामायण जला देना चाहिए, इसी धर्म की चिंता कर रहे थे। आज मुझे सिर्फ जोड़ के बता दीजिए कि जब 2014 से अभी तक जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के देश में सरकार बनी है, कितने दंगे हुए, कितने जगह पे आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा। 370 के ऊपर लोग कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। 370 लागू हुआ, एक पत्थर भी नहीं चला। जब रामलला के ऊपर जब विवादित ढांचा गिरने के बाद जो जजमेंट आना था, उसमें देश में इन्हीं लोगों ने, जो आज कहते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है, इन्हीं लोगों ने कहा कि देश तबाह हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। आपने कहीं सुना एक चुटपुटिया बंदूक भी कहीं चला हो हमारे गांव में, जिसको चुटपुटिया दिवाली में चलाते हैं? किसी ने चर्चा नहीं की। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये धर्म जाति के नाम पे लोग बांटने की कोशिश करेंगे, कोई बंटने वाला नहीं है। लोग को आज विकास चाहिए, विकास सबसे बड़ा धर्म बनते जा रहा है, रोटी सबसे बड़ी जाति है, और युवा हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। अब जितना ये लोग बहलाने की कोशिश करेंगे, फुसलाने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होना जाना है। अब धर्म के नाम पे कुछ दिन कहेंगे, उसके बाद अगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे, जो इन्होंने ही ये किया है। आज सबसे बड़ी जाति हमारी गरीब बन चुकी है, हमारे युवा है, हमारी माताएं हैं और हमारे किसान हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के इसको लाल किले से कहा है, बाकी सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। तरीके से हम बिहार में देखते हैं कि अभी तो विकास की बात किया जा रहा है, जनता लोग कहते हैं कि हम विकास पर वोट करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है बिहार में जाति कार्ड खेल दिया जाता है। क्या आपको इस बार लग रहा है लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करेगी? बिहार की जनता, हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे, और उस समय भी ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार की जनता सबसे जागरूक जनता में से है। बिहार, यूपी, झारखंड को तो पॉलिटिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है। तो जो लोग समझते हैं कि जब वो जिन निकलता था और बूट लुटाता था, उस समय उन्होंने सरकार बना लिया, वो आज भी बना लेंगे जाति के नाम पे। उस समय भी जातियों ने उनका समर्थन नहीं किया था। उस समय जातियों को दबा के, जो हमारे कमजोर भाई थे, उनको दबा के, कर्पूरी ठाकुर जी जिनकी आवाज बने थे, जिनको प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि उनको भारत रत्न, देश का सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया, जिनको कभी भी इन लोगों ने याद नहीं किया। सरकार में पूरे टाइम ये महागठबंधन के लोग थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो गरीब का बेटा है, उन्होंने सम्मानित करने का उनको काम किया है। मैं आपके माध्यम से उनको कोटिशः धन्यवाद और हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं उनको। वैसे लोगों को इन लोगों ने तड़पा के, दबा के इन लोगों ने राज किया है। वो इस जाति में बंटने वाला नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आज गरीबी एक बहुत बड़ी जाति और धर्म बन के निकला है, और जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री और विश्व का सबसे मजबूत नेता बन के उभरता है ना, तो सब कुछ धराशायी हो जाता है। कोई अब बंटने वाला नहीं है। लोग को पता है कि यहाँ पे उनके घर में कोविड में इलाज किसने कराया, लोगों को पता है वैक्सीनेशन किसने दिया, लोगों को पता है कि अभी भी अनाज कौन दे रहा है, और अगले 5 साल तक अनाज देने की गारंटी इस देश के सबसे मजबूत गारंटर ने किया है, मोदी जी ने किया है।
अब ये सब बरगलाने का कहीं जगह नहीं बचा। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने 17 महीनों में बहुत रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी, और बीजेपी सिर्फ राम मंदिर बनवाकर कहती है कि हमने ये किया। क्या कहिएगा? तेजस्वी जी के बयान को मैं क्या ही कहूँ, लेकिन चलिए एक दो छोटा आंकड़ा मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। किस विभाग में नौकरी मिली? शिक्षा। आखिर में मुझे लगता है कि 2 महीना पहले शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल दिया गया और आप चुप क्यों रहे जब बदल दिया गया? आपके डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य था, आपके व्यक्तिगत डिपार्टमेंट में स्वास्थ्य था, सड़क था, मुझे यहाँ तक ध्यान है। 2-4 और मलाईदार विभाग थे उनके पास, मतलब बड़े विभाग थे। कितनी बहालियाँ हुई उसमें? शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, तो जिस समय हम लोग सरकार में थे, उस समय का नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ है। सृजन उसी समय हो गया था। लेकिन होता क्या है कि आपका एनुअल बजट में उसका प्रोविज़न होता है। जब आप बनाते हैं और उसका एनुअल बजट में प्रोविज़न होता है और टाइम लगता है उसको क्रियान्वित होने में। मैं तो जानना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा विभाग ने इतना बढ़िया काम किया है, तो आखिर मंत्री क्यों हट गए वहाँ से? और मंत्री अगर हटाए गए, फोर्सफुली हटाए गए, तो फिर उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? तो क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसका मूल्यांकन होगा तो आप चुप हो जाते हैं। मैं तो जानना चाहूँगा कि उनके विभाग में, जो उनके अंडर में जो चारों विभाग थे, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विभाग में के अंतर्गत, वो बताएँ कि उसमें कितना रोज़गार का सृजन हुआ है, तब तो फिर आगे बात किया जाए। लेकिन दूसरे का क्रेडिट लेना तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तब तो उनको लड़ना चाहिए था। वो शिक्षा मंत्री जी तो पूरे टाइम रामायण जलाते रह गए, रामचरितमानस को कोसते रह गए, अगड़ा पिछड़ा करते रह गए। उनको इस सबसे फुर्सत कहाँ था कि रोजगार के बारे में सोचे और रोजगार नया सृजन करें। नोटिफिकेशन मुझे नया दिखा दीजिए उसके ऊपर कि जितना रोजगार अभी तक मिला है, एडिशनल जो 1.5 लाख प्लस 25,000 और एक बार 10,000, इसके ऊपर अगर एडिशनल कोई निकला हो तो हमको बता दीजिएगा कि अगर अगला 5 लाख या 6 लाख उन्होंने रोजगार दे दिया हो तो। उन्होंने तो कहा था पहला कैबिनेट के बैठक में जो पहला सिग्नेचर करेंगे वो 5 लाख रोजगार का, 5 लाख या 10 लाख कुछ रोजगार था, उसको उनको करना था। तो पेन भुला गया था बहुत दिन से। हमारा नोटिफिकेशन मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी नोटिफिकेशन, चूंकि सिस्टम चल चुका रहता है तो रुकता नहीं है, हमने सिस्टम शुरू कर दिया था और वो हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्रेडिट लेना है तो राजनीति है, आप कुछ भी बोलिएगा। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ सामने दिखता है और कुछ मर्दा तो है नहीं इसमें। हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के एक लोकप्रिय नेता त्रिविक्रम नारायण सिंह को। फिलहाल अपने कैमरा पर्सन सोनू तिवारी के साथ मैं लव कुमार रोहता।